Morning, dear students. Myself Ravikant, your social teacher, welcomes you, and I hope my previous video was easy and understandable. In this video, we are going to discuss the second part of the first chapter what, where, how, and when, which consist of the source of history and many more. As we know that the knowledge of history we get from the books or from monuments. Simply in this video we shall comment all about it. So let's start without wasting any time. Here we start with the sources of history. The records of past events are called the source of history. There are two sources of history, archaeological sources and literary sources. तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बेसिकली रिकॉर्ड्स है पास्ट इवेंट्स के, यानी कि वो चीज़ें जिनसे हमें पास्ट की जानकारी मिलती है, उन सारी चीज़ों को हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। दो सोर्सेस होते हैं बेसिकली हिस्ट्री के, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एक है लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वैसे सोर्स को कहते हैं जो खुदाई वगैरह से निकाले जाते हैं, ठीक है, और लिटरेरी सोर्सेस जो किताबों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द मटेरियल दैट आर एक्सकवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकवेटिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। द पर्सन हु स्टडीज इट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। जो मटेरियल हमें ग्राउंड से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, और ये जो साइंस है जिसमें हम रिमेन्स ऑफ द पास्ट को एक्सप्लोर या एक्सकवेट करते हैं, इसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। और जो व्यक्ति इस आर्कियोलॉजी की स्टडी करता है उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ वी सी व्हाट कम्स in the archaeological sources. These sources are the material remains of the people of past. These sources helps to reconstruct the past. Examples: monuments, buildings, coins, pottery, pillars, inscriptions, writing on walls, burial sites, etc. They help to reconstruct the history of a particular period for which we do not have any written record, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आ जाता है? तो ये सारे मटेरियल रिमेन्स हैं पास्ट के और हमें हिस्ट्री पढ़ने में बहुत हद तक मदद करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। तो पुराने ज़माने के मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, मान लीजिए खुदाई में मिला, और रमेंट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर्स हैं, बरियल साइट्स हैं। बरियल साइट्स का मतलब जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता था उस समय में, ठीक है। तो ये कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं और ये हमारे हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। पार्टिकुलरली उस समय के हिस्ट्री के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है जिस समय की हिस्ट्री के लिए हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है और कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है। अब आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंशियंट हिस्ट्री के समय रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उस समय पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इसलिए पुराने ज़माने की जो स्टडी है वो एक्चुअली हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बेसिस पर ही कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉसिल रिमेन्स पे। Fossils are imprints of plants, animals, or humans that are preserved in rocks. These have been buried there for millions of years. These are usually the remains of the hard body parts like bones, skull, etc., which leave permanent marks on the rocks due to long and continuous contact. These are the main source of information of species that are extinct now, like dinosaur. Even the burnt remains of food grains and pieces of cloth can tell us about the man's way of living. Okay.
फॉसिल रिमेन ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है एक। अब फॉसिल होता क्या है, तो सी, जब कोई मर जाता है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या ह्यूमन बॉडी है, और वह पत्थर से सटा रह जाता है, तो अर्थ के प्रेशर के कारण उस पत्थर के टुकड़े पर उसका इम्प्रिंट पड़ जाता है, उसका निशान पड़ जाता है या छाप पड़ जाता है, और इसी छाप को हम फॉसिल कहते हैं। ये यूजुअली हार्ड बॉडी पार्ट्स के, जैसे बोन्स हो गए, स्कल्स हो गए, इनके परमानेंट मार्क्स होते हैं जो कि लंबे समय तक साथ में सटे रहने के कारण आ जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पार्टिकुलरली उन स्पीसीज के लिए जो आज इस दुनिया में पाए नहीं जाते हैं। जैसे कि डायनासोर, हमें डायनासोर के बारे में पता फॉसिल से ही चला था, ठीक है। इनफैक्ट जो बर्न फूड ग्रेन्स या क्लोथ्स के पीसेस हैं, वो भी अगर पाए जाए तो उनसे भी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। फॉसिल रिमेन समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बरियल साइट्स में। These are the places where the dead bodies were buried along with materials like food grains, clothes, etc. These are the favorite source for the historians. These sites give a lot of material evidences of the past. Okay. तो बरियल साइट ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर डेड बॉडीज को प्राचीन समय में बरी किया जाता था, दफनाया जाता था, along with required materials। अब आप सोचोगे कि required materials का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी सारी चीज़ें जो उसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें, हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि उन सारी चीज़ों से है जो कि माना जाता था कि इंसान को मरने के बाद उसे ज़रूरत पड़ेगी। अब इंसान के मरने के बाद उसे क्या ज़रूरत पड़ेगी, अब ये सोच रहे होगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो इंसान मर जाता है तो वह एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, और उस दुनिया में भी उसे भूख लगेगी, कपड़ा पहनेगा, तो वह जो पर्सन मरता था तो उसके साथ उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ों को भी दफनाया जाता था, ठीक है। अब जब वो दफनाई गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जब खुदाई करोगे तो वो साथ में जो उसके स्कल्स थे, उसके स्केल्टन थे, वो तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और साथ में दफनाई गई चीज़ों, नो डाउट, तो उसके भी कुछ ट्रेसेस कुछ तो मिल ही जाएंगे, जो जो चीज़ें उनके साथ दफनाई गई थी, मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल जो उनके साथ दफनाई गई थी, उनकी भी तो कुछ चीज़ें मिलेंगी, और उनको स्टडी करने में हमें बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती थी। इसलिए ये जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है वो हिस्टोरियन का काफ़ी फेवरेट माना जाता है, क्योंकि इससे इन्हें बहुत सारे मटेरियल एविडेंसेस मिल जाते थे एक ही जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। मैन यूज्ड टूल्स फॉर रनिंग हिज डे टू डे लाइफ स्मूथली। He made crude tools in the beginning from the hard stones. Later he began to make tools from flint, another variety of grey stone. Thus he made better tools with sharper edges, a knife like a blade and similar articles. Okay. उनके द्वारा कौन कौन से टूल्स ये यूज किए जाते थे, उपयोग किए जाते थे, तो सी, मैन जो है वो डे टू डे लाइफ को स्मूथली रन करने के लिए टूल्स यूज़ करता था। इनिशियली वो टूल्स यूज़ करना शुरू किया तो उस समय ऐसे ही पत्थर के टुकड़े वगैरह उठा लेता था और उसे ही यूज़ करता था। धीरे धीरे उसको शार्प करना सीखा, और जैसे जैसे हुआ ये सब सीखता चला गया तो वो अपने टूल्स को बेटर करता चला गया। धीरे धीरे उसने नाइफ लाइक ब्लेड बना लिया, मतलब चाकू जैसा धार ब्लेड बना लिया, शार्पर एजेस वाले टूल्स बना लिए, तीखी नोक वाले भी, उन्हें पत्थर को शेप करके धार करके तीखी नोक वाले भी औजार टाइप के बना लिए। इसी तरह के अलग अलग तरह के टूल्स वह इसका यूज़ करता था, ठीक है, जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस पे। एन एडिक्ट इज ए रॉयल कमांड।
It is issued for the people to do some activity or to keep away from doing some activities. Such official orders were engraved on metals, stones, rocks, and pillars. Thousands of these edicts were found during the excavation in the Harappa Valley belonging to 3000 BC before Christ. Certain important activities or events related to the king were also found engraved. These are called inscriptions. It is only through the inscriptions on the pillars that we have come to know about the king Ashoka. These are engraved in Brahmi and Kharosti scripts. These inscriptions of the Harappan period are found on seals. However, they have not been deciphered yet. Okay. अब एडिक्ट क्या होता है? तो एडिक्ट बेसिकली रॉयल कमांड है। राजा के द्वारा जो कोई फरमान जारी की जाते थे उसे हम एडिक्ट कहते हैं। इस फरमान में क्या होता था कि इस फरमान में लोगों को क्या करना है या फिर लोगों को क्या करने से रोकना है वो मेंशन रहता था। बेसिकली ये जो फरमान होते थे ये किसी मेटल प्लेट, स्टोन, रॉक, पिलर पर लिखे जाते थे और इसी तरह के नहीं तो कम से कम हजारों एडिक्ट पाए गए थे हड़प्पन वैली में, इस तरह के एडिक्ट्स। ओके। और इंस्क्रिप्शंस, कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, इवेंट्स मान लो राजा कैरी आउट किया तो उन चीज़ों को भी बड़े बड़े पिलर्स में इनग्रेव करा दिया जाता था और उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि आप अशोकन इंस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें अशोका के बहुत सारे अचीवमेंट्स के बारे में दिया है। वैसे ही समुद्रगुप्त के भी अचीवमेंट्स के बारे में देखोगे तो एक पिलर में मेंशन है। तो इस तरीके से ये इंस्क्रिप्शंस हमें राजा के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। अभी ये कौन सी भाषा में लिखे होते थे? तो ये ब्रह्मी और खरोस्ती भाषा में थी। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हड़प्पन पीरियड में भी इंस्क्रिप्शन सील पाए गए। हाउएवर उन्हें हम आज तक स्टडी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आज तक हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भाषा थी उसे डिकोड नहीं कर पाए, उसे डेसिफर्ड नहीं कर पाए। उसे जब भाषा को पढ़ ही नहीं पाए तो कहाँ से उसकी जानकारी हासिल करेंगे? ठीक है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉइन्स पर। द कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल्स और एलॉय in the past. The coins, their metal indicates the way of inscribing on them and the level of scientific achievement during their period. They help us to learn about the rulers of particular dynasty and ascertain their region. They also provide us vital clues about the economic conditions of the country. Coin can also provide the information about the nature and religion of the king. For example, the coin issued by Samudragupta were carved with his picture with Veena. This show his love for music. Okay. तो कॉइन्स पहले भी मेटल्स या एलॉय के ही बनते थे। हाँ, बट उस कॉइन्स और उसके मेटल से हमें बहुत सारी जानकारियाँ पता चलती हैं कि उसमें कैसे इंस्क्राइब किया गया है, कैसे क्राफ्ट किया गया है। उससे यह पता चलता था कि क्या साइंटिफिक लेवल ऑफ एडवांसमेंट है उस समय का। मोर ओवर हमें जानने में राजा कौन थे, वह कब से लेकर कब तक राजा रहे, क्या किए, किस खानदान से बिलोंग करते हैं, ये सारे क्लूज भी हमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स कंडीशन के, उस टाइम के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी पता चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें, अब समुद्रगुप्त के पीरियड का अगर हम कॉइन देखेंगे तो उस कॉइन में पता चलेगा कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा लिए हुए हैं। वीणा हो गया, मतलब वीणा इज ए काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कहीं ना कहीं इस इमेजेस से हमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त को म्यूजिक का शौक रहा होगा जरूर, तभी वो इतने अच्छे से पोज दिए हुए वीणा पकड़े हुए हैं और उसे ही इस कॉइन में क्राफ्ट किया गया है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके।
चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिफैक्ट्स पे। Artifacts means works of art made by humans, for example, pottery, statues, tools, ornament, etc. They highlight contemporary cultural life of the people, such as the specimens of scriptures found at Takshila at belonged to the period of Kanishka through light on the Gandhara school of art and its influence on the Indian culture. अब आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आर्ट वर्क से है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। इंसान तो पता ही है आपको कि बहुत क्रिएटिव होता है, तो वह पुराने ज़माने से ही अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट, टूल्स, स्टैचूज, पॉटरी वगैरह बनाता है। यही सारे जो उनके आर्ट्स वर्क हैं इसे हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। यह हमें उस समय के कल्चरल लाइफ के बारे में बताता है जो कनिष्का के पीरियड के हैं। उससे हमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में भी पता चलता है, और साथ ही यह पता चलता है कि इंडियन कल्चर में उसका क्या इन्फ्लुएंस था, वो भी हमें पता चलता है इससे। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज मॉन्यूमेंट्स। Ruins of the buildings, stupas, caves, and temples are of great historical importance. Stupas at Barhut and Sanchi and the caves of Ajanta and Ellora let us know a lot about the religion and art of ancient India. The temples at Mahabalipuram and Tanjore were not only places of worship but also the center of social and cultural activities. Okay. अब बहुत सारे बिल्डिंग, स्तूपास, केव्स, टेम्पल्स हैं जिनके रिमेन्स बचे पड़े हैं या खुदाई के नीचे में भी खुदाई करने पर भी मिल जाते हैं, या कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि बरहुत और सांची का स्तूप, अजंता एलोरा केव्स। इससे एंशियंट इंडिया के आर्ट, रिलीजन और कल्चर के बारे में पता चलता है। वैसे ही महाबलीपुरम और तंजावुर के जो मंदिर है ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कैरी आउट होते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है टॉपिक लिटरेरी सोर्सेज, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होपफुली आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी गेट टू नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर और नॉट। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।